बाद जो हुआ था उसी से रिलेटेड था, वो हमने अब तक किया कि लिबरल्स जो थे यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर लिबरल्स जो एक नई मिडिल क्लास की थी, वो डिमांड कर रहे थे कि सभी को राइट टू इक्वलिटी हो, यानी कि सभी को वोटिंग राइट हो, कानून सभी के लिए बराबर हो, और वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहते थे, यानी कि मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जो जैसे व्यापार करना चाहता है उसे उसकी आजादी हो, उसी से व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम करेंगे कि रेवोल्यूशंस जो हुए अगले 18 साल में 1830 से 48 तक, वो कैसे थे। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states. अब जो राजा है और उनकी पावर को खत्म किया जा रहा है, तो नो डाउट उनको प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे दोबारा से कंजर्वेटिव्स पावर में आ रहे थे, तो लिबरल्स तो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रिवोल्ट करना होने शुरू कर दिया था कि मोनार्शियल सिस्टम अच्छा नहीं है, और दोबारा से अगर राजा ही पावर में आते हैं तो वो हमें कभी भी आजादी नहीं देंगे, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, यानी कि राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अखबार में कुछ भी छाप नहीं सकता है। लिबरल्स ने कहा अगर ऐसा होगा तो हमें तो कोई फ्रीडम ही नहीं होगी, हमारी कोई ग्रोथ हो पाएगी। Especially in Italy, German states जो थे, the provinces of the Ottoman Empire, ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, Ireland and Poland. These revolutions were led by liberal nationalists belonging to educated middle class elites, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. ये जो revolutionaries थे, ये कौन थे या इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट इनका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, उनमें से कुछ उनमें से स्कूल टीचर्स थे, कुछ कलर थे, और कुछ जो है वो कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। The first upheaval took place in February in July 1830. पहला जो रिवोल्ट हुआ फ्रांस के अंदर वो 1830 में हुआ था। The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction of 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When Free France Metternich once remarked, the rest of Europe catch cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. पहला जो रिवोल्ट हुआ फ्रांस में वो 1830 के अंदर हुआ। बर्बन वंश का राजा जो गद्दी पर बैठा था, जिसे कि 1815 में या 1815 में गद्दी पर बिठाया गया था कंजर्वेटिव्स के द्वारा, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की शुरुआत हुई। लुईस फिलिप एज इट्स हेड, और लुईस फिलिप जो थे वो उसके हेड पर। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? Then when France sees the rest of Europe gets cold, one mark के अंदर आपका important है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैटरिच ने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मींस अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है ना कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, पूरे यूरोप के ऊपर पड़ेगा। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away. जुलाई रेवोल्यूशन जो है उसके साथ Brussels which led to Belgium, बेल्जियम के अंदर भी आंदोलन हुआ और अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, और वो नीदरलैंड से अलग हो गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. एक ऐसा ही आंदोलन नेशनलिस्ट फीलिंग वाले लोगों ने किया कहां पर? यूरोप के अंदर। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये रिवोल्ट हुआ था ग्रीक के अंदर, जिसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
द 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी तक the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. The growth of revolutionary nationalism क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप के अंदर हुई इस 1821 में ग्रीक के अंदर, यानी कि 1830 से पहले 1821 में ही ग्रीक के अंदर आजादी के लिए विद्रोह शुरू हो चुका था। Nationalists in Greek got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ग्रीक के इस विद्रोह को या ग्रीक में रहने वाले जो ये लोग विद्रोह कर रहे थे उसको फेवर कर रहे थे, क्योंकि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी ग्रीक की सभ्यता और अगर उसको बचाया नहीं गया तो वो सभ्यता क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें ग्रीक से मिली है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं, दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, तो इस तरह से उसका कल्चर एंशिएंट था और रिच कल्चर था। तो वो लोग जो ग्रीक के नहीं भी थे वो भी ये मानते थे कि अगर ये कल्चर बचाना है तो लोगों को समर्थन हमें देना चाहिए ताकि उनको बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल अभी किसान आंदोलन जो हो रहा है, बहुत सारे जो अलग-अलग कंट्रीज के लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो दुनिया में जहां पर भी वो लोग हैं जो इस चीज को फेवर करते हैं उनको उनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए अलग-अलग देशों के जो अलाइड्स थे या जो सोशलिस्ट थे या एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर स्टेटमेंट दिया। उनका क्या मतलब था, इसलिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है दुनिया में कहीं पर भी तो जो उनके फेवर के लोग हैं उनको समर्थन करेंगे। ऐसी ग्रीक की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति थी और वहां से बहुत महान जो है आर्टिस्ट मिले हैं लोगों को, दुनिया को, और राइटर्स मिले हैं। इसलिए पूरे यूरोप के और दूसरे हिस्सों के लोग ये मानते थे कि ग्रीक में अगर आंदोलन है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए ताकि ग्रीक को आजादी मिल जाए। 3 मार्क के अंदर इसके ऊपर नोट पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लिखेंगे इट वाज बिगन इन 1821. Nationalists in Greece got support from the other Greeks living in exile and also from many West Europeans. ग्रीक के लोगों को ना केवल ग्रीक की अपनी जनता से बल्कि पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे लोगों से समर्थन मिला, क्योंकि ग्रीक का कल्चर जो है वो सबसे एंशिएंट कल्चर है। Poets and artists lauded Greek as the cradle of European civilization. कवि और कलाकार ये मानते थे कि ग्रीक जो है ये देश वो देश है या ग्रीस देश वो देश है जिसने की दुनिया को बहुत सारी कलाकृतियां दी हैं, बहुत सारी अच्छी लिटरेचर दिया है। एंड सपोर्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, और उस समय ग्रीक के ऊपर मुसलमानों का शासन था। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, एक अंग्रेजी लेखक कवि जिनमें उन्होंने ग्रीक की इस आजादी के लिए समर्थन करते हुए उन लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। Went to fight in the war where he died of fever in 1824, लेकिन इस युद्ध में सहयोग करते करते 1824 में लॉर्ड बैरन की मृत्यु हो गई। Name the poet who organized funds for the Greek war. किसने इकट्ठा किया था? लॉर्ड बैरन ने। 1 मार्क में आपका आ सकता है, या रोल क्या प्ले किया था? तो 3 मार्क्स में अगर आ जाता है आप ये सारा 3 पॉइंट मेंशन कर देंगे तो इस पैसेज में लास्ट में है। The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war where he died in fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized, और 1832 में यानी कि 12 साल के विद्रोह के बाद, 12 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार ग्रीक को आजादी मिल गई। किसके साथ? एक संधि हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके साथ ग्रीक आजाद बन गया, यानी कि वहां से जो मुसलमान साम्राज्य था उसका अंत हो गया। क्लियर है? The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. राष्ट्रवाद का विकास कभी भी केवल युद्ध से या अपने साम्राज्य के विस्तार से नहीं आता। Culture played an important role in shaping the idea of nation. How culture played an important role in creating an idea of the nation. किस तरह से कल्चर ने important role play किया था?
Art and poetry, stories and music help express and shape nationalist feelings. कला और कविताएं, कहानियां, संगीत, किस्से, इन सब ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज अगर हमारे देश में युद्ध होता है, हम मंगल पांडे के बारे में, भगत सिंह के बारे में या और जो भी शहीद हुए थे उनके बारे में बताएं, तो नो डाउट बच्चों के अंदर या जो युवा वर्ग है हमारा, उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और युद्ध में चाहे उन्हें हथियार चलाने आते हैं या नहीं, वो अपने तरीके से प्रयास करेंगे अपने देश को समर्थन देने का। तो किस्से कहानियों के जरिए, कविताओं के जरिए ये प्रयास किया गया कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि हमारा जो अतीत है वो कितना गौरवशाली है और हमें उसको बचा के रखना है। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. अब हम कल्चर की बात करें कि कैसे एक सांस्कृतिक आंदोलन भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा सकता है। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. जो कला प्रेमी कलाकार थे या कवि थे, उन्होंने कहा केवल विज्ञान ही वो कारण नहीं है जिससे कि हम आजादी या राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बता सकते हैं। And focus instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as the basis of a nation. हम लोगों को ये ना कि युद्ध के द्वारा ही राष्ट्रवाद की भावना बढ़ सकती है, जैसा कि ग्रीक में हुआ है। कवियों ने कहा कि कोई साइंस नहीं, अगर हम एक देश के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों का इतिहास एक है, तो इसका मतलब हमारा इतिहास भी एक और हमें अपने देश की आजादी के लिए प्रयास करना चाहिए। Other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder claimed that few German culture was to be discovered among the common people class group. जर्मन ऑथर ने कहा कि यहाँ का जो वास्तविक कल्चर है वो यहाँ के आम लोगों के अंदर है, जिसे कि दास लोग कहते हैं। तो वन मार्क है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास लोग? कॉमन पीपल। It was through folk songs, folk poetry and folk dance that the true spirit of nation was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए और देश प्रेम को और ज्यादा एमर्ज करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, उनका साथ लें। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist pride. Was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. ये कहा गया कि अगर हम लोकल भाषा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल भाषा के अंदर या लोकल भाषा के अंदर लोक गीतों को was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message. ये जो हमारे लोकल भाषा के अंदर या लोक गीतों के अंदर जो भी भावनाएं छुपी हुई हैं, नेशनल स्पिरिट की जो भी इमोशंस है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ। जो राजस्थान है वहां पर पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता है उसके ऊपर कविताएं लिखी गई थी। उन्हीं गीतों को लोक गीतों की रूप में गाया जाता है। इवन की जब भी कोई सांग होता है, अपने यहाँ पे रागनी और सांग होते हैं, तो हरियाणवी कल्चर को गाया जाता है, ऐसे वहां पर पृथ्वीराज चौहान की किस्सों को गाया जाता है ताकि जो यूथ है उसके अंदर वो फीलिंग एमर्ज हो। दिस वाज स्पेशली, आप में से पता नहीं किसने ध्यान से सुनी है कि नहीं, जो ये हमारी रागनी है उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं। yes. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ये स्टोरीज बताते हैं कि कैसे एक आदमी हुआ जिसने किस तरह और भी कई नाम हुए हैं, लेकिन उनका नाम ज्यादा फेमस है। यस यस, बहुत सारी चीजें हैं जो सुनने से, वैसे तो सुनने में बड़ा पसंद है, अजीब सी साउंड होती है उसकी, लेकिन यही ये पैसेज बता रहा है कि लोक कथाओं के जरिए, लोक गीतों के जरिए लोगों को जगाया गया कि हमारा अतीत इतना अच्छा था, हम इतने बहादुर थे, कोई हमारे पर अटैक नहीं कर सकता था और हम लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से
किया, वैसे वैसे हम कमजोर होते चले गए। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया ने 18वीं शताब्दी में पोलैंड को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। Even though Poland no longer existed as an independent country, national feelings were kept alive through music and language. लेकिन लंबे समय तक पोलैंड जो है वो टुकड़ों में बटा नहीं रहा। उसके संगीत और भाषा के जरिए दोबारा से राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाया जाने लगा। कार्ल पिलसुड्स्की अंडरलाइन कर लीजिए एक मिनट के अंदर। For example, celebrated the national struggle through his operas and music. कार्ल पिलसुड्स्की ने अपने ओपेरा और म्यूजिक के जरिए फोक डांस और फोक म्यूजिक को और ज्यादा पॉपुलर किया। एंड मुजरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, उसने अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल किया जिससे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको और ज्यादा विस्तार दिया जा सके। अब तक हमने पहले पार्ट में युद्ध के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने युद्ध के जरिए राष्ट्रवादी भावना या रिवोल्ट के जरिए राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। इस पैसेज में हमने पढ़ा, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे कवियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। भाषा ने भी राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अभी हमने दो सेंटेंस पहले पढ़ा था कि पोलैंड को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया, कुछ हिस्सा रशिया ने ले लिया, कुछ प्रुशिया ने ले लिया, कुछ ऑस्ट्रिया ने ले लिया। अब जो हिस्सा और रशिया ने अपने कंट्रोल में किया था वहां पर उसने क्या किया कि पोलैंड के अंदर वो स्कूल जहां पर पोलिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था पोलिश को तो खत्म कर दिया और वहां पर रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया कि स्कूल के अंदर रशियन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, उसी में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जब धीरे-धीरे ये रशियन सीखेंगे तो अपने आप ही एक दिन ये अपने आप को रशियन ही मानने लग जाएंगे और पोलिश जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। समझ आ रहा है यार? आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में an armed rebellion against Russian, रशिया के खिलाफ पोलैंड के लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन क्योंकि पोलैंड के लोग थोड़े से थे तो रशिया ने इस विद्रोह को कुचल दिया। Following this, many members of the colony in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. रशिया ने लैंग्वेज को एज ए वेपन लिया कि स्कूलों के अंदर पॉलिश की बजाय रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, तो अल्टीमेटली दीस पॉलिश विल बिकम द रशियंस। ये जो पोलैंड के लोग हैं रशियन लैंग्वेज रशियन कल्चर को पढ़ते पढ़ते एक दिन हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये भी रशियन बन जाएंगे। और फिर उन्होंने विद्रोह भी किया, एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी बनाई, रशिया के खिलाफ विद्रोह किया, वो विद्रोह कुचल दिया गया। तो इन लोगों को ये रियलाइज हो गया पॉलिश लोगों को कि हम मुट्ठीभर हैं और ताकतवर रशिया का सामना नहीं कर सकते, तो कोई तरीका लगाएं जिससे कि हमारा कल्चर खत्म ना हो। एक नॉर्मल इंसिडेंस, हम लोग हिंदी भाषी हैं और ऑलमोस्ट हम सभी हिंदू हैं। कोई मुसलमान कल्चर का व्यक्ति है हमारे ऊपर डोमिनेंस शुरू कर दे और हमें हिंदी या अंग्रेजी की बजाय, अंग्रेजी में भी तरह नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदी की बजाय हमें इस्लाम या उर्दू पढ़ने के लिए बोले, तो क्या होगा? हम उसको अपोज करेंगे, ना चाहते हुए भी। हम बेशक क्लास में बैठ रहे हैं लेकिन हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो यू कैन गो आउट फ्रॉम द क्लास, जा सकते हो आप, क्योंकि आप पिछले 15 मिनट से कंटीन्यूअसली बोल रहे हो और ये सोच के कि मैम को पता नहीं चल रहा, और मुझे लगा कि शायद आप खुद ही चुप हो जाओ, खुद ही चुप हो जाओ। अल्टीमेटली उन लोगों को लगा
कि रशिया को जिस चीज से चिढ़ है ना, हम उसी काम को करते हैं। ठीक है, उसने रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया, स्कूलों में रशियन पढ़ाई जाएगी, लेकिन टीचर जो थे वो क्लास में रशियन की बजाय पॉलिश में ही पढ़ा रहे थे। दूसरा, चर्च, क्योंकि ये कल्चर है, जैसे सिख लोग संडे को गुरुद्वारा जाते हैं, ऐसे जो क्रिश्चियंस हैं वो भी हर संडे को नो डाउटली वो चर्च में जाते हैं। एक हिंदू जात है जो कि मंदिर में सब लोग नहीं जाते, अदरवाइज सभी जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ने के लिए वीरवार या शुक्रवार जो जुमे का दिन होता है जरूर जाते हैं, मेल मेंबर जो होते हैं मस्जिद के अंदर। और सिख जो है वो गुरुद्वारा जरूर जाते हैं संडे को, और जो क्रिश्चियंस हैं वो भी संडे को चर्च में प्रेयर के लिए जरूर जाते हैं। तो चर्च में जब ये लोग इकट्ठा होते थे तो पादरी जो है वो पॉलिश लैंग्वेज में ही अपनी बात कहते थे। जहां पर भी गैदरिंग होती थी वहां पॉलिश भाषा का इस्तेमाल होता था। तो धीरे धीरे उन्होंने यही तरीका निकाला कि हम उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो रशिया को पसंद नहीं है, और वो पॉलिश लैंग्वेज का ही बोलने लगे। इसके लिए जब रशिया को ये पता चला कि पोलैंड में प्रीस्ट या पादरी जो है वो पॉलिश भाषा में प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़कर उनको देश से बाहर भेज दिया या फिर जेल में डाल दिया। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली जो है लैंग्वेज पोलैंड के लोगों के लिए एक स्ट्रगल का वेपन बन गया। कोई हथियार भी उठाने में, हथियार उठाएंगे तो ऑब्वियसली हम मर जाएंगे क्योंकि हम मुट्ठी पर हैं, हम थोड़े से, रशिया की इतनी बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो हमें वैसे ही मार देगा। तो क्यों ना उस चीज को छोड़े और वो काम करें जिससे उसको चिढ़ है। हमारी भाषा बोली ना, हम उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? Hunger, hardship and popular revolt. 1830s were years of great economic hardship in Europe. 1830 का जो साल था वो यूरोप के लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा साल था। The first half of the 19th century का जो फर्स्ट हाफ था उसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी। In most countries there were more seekers of job than employment. रोजगार कम थे और बेरोजगार ज्यादा। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. गांव के से लोग शहरों में काम की तलाश में आते थे और वो भीड़ भरे स्लम एरिया में रहते थे। स्लम जो कि झोपड़ी वाले जो जगह है, एक मूवी आई थी स्लम डॉग, मैंने सुनी है ना, उसको ऑस्कर मिला था। उसी के लिए ए.आर. रहमान जो है म्यूजिक डायरेक्टर, उनको ऑस्कर मिला था। और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो बच्चा होता है वो बिलियनर बन जाता है। उसके जो स्टोरी राइटर थे उसको भी वो मिला था ऑस्कर, और गुलजार ने जिसने गीत लिखा था उसको भी एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था, उसको भी उसके लिए जो है ऑस्कर मिला था। लेकिन जिसने गाया था सिंगर उसको इवेंट में बुलाया नहीं गया था। ये फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और किसी फॉरेनर ने या हॉलीवुड के किसी डायरेक्टर ने इंडिया की गरीबी को लेकर ये मूवी बनाई थी जो बहुत ज्यादा चली। और जब नोबेल प्राइज मिले तो मनमोहन सिंह जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मैं पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कोई बात नहीं, जो बाकी बोल रही वो सुन ले, मुबारकबाद। तब वो इतना बोलता था कि 15 साल 20 साल लगेगी, तो बड़ा कंसंट्रेट करता है बेटा, उसके ऊपर कंसंट्रेट किया, लेसन पे करेगा 10 नंबर आएंगे। किसी ने कमेंट किया था कि हमारी गरीबी को दिखाने के लिए जो फिल्म बनाई गई है ना, हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए भी बनाई गई है। चाहे वो इतनी तेज नहीं बोले थे, लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण बात थी कि स्लम डॉग, स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो कुत्ते हैं वो अमीर करोड़पति बन गए। ये फिल्म कि कैसे गरीब से गरीब आदमी जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, एक बहुत ही गंदगी वाले एरिया में जो लोग रह रहे हैं, कैसे वो करोड़पति बन रहे हैं, बना है। और वो फिल्म वो दिखा रहे हैं इंडिया की गरीबी को। ये तो कहीं पर भी दिखाई जा सकती, दुनिया में बहुत सारे गरीब देश है, भारत ही क्यों। जब मनमोहन सिंह ने इसके लिए बधाई दी थी तो क्रिटिक्स में न्यूज़पेपर में बात आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री को यही नहीं पता ये हमारी गरीबी के ऊपर थप्पड़ मारा गया है, हमारी बेइज्जती की गई है इंटरनेशनल लेवल पे। ये बात आपको अगर दुख हुआ मनमोहन सिंह की आवाज में ज्यादा जल्दी बोलती है तो सॉरी। In most countries there were more seekers to job. नौकरी ज्यादा लोगों को चाहिए थी और बेरोजगारी ज्यादा थी और रोजगार का
पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज, गांव से लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ रहे थे और झुग्गियों के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. जो चीजें इंग्लैंड से आ रही थी वो मशीनों से बनी हुई थी और वो काफी सस्ती थी, तो जो हाथ से बनी हुई चीज होगी वो महंगी होगी, इसीलिए लोग जो उन चीजों को खरीद नहीं पा रहे थे जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं। Their industrialization was more advanced than on the continent और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप में। This was especially so in textile production और सबसे ज्यादा जो तरक्की हुई थी वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हुई थी। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई थी, कपड़ा उद्योग से, फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे फिर बाकी सेक्टर्स डेवलप होते गए। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially mechanized in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. चीजें हाथ की बजाय मशीनों से बननी शुरू हो गई। जब चीजें मशीनों से बनने लगी तो जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनका काम बंद हो गया। जब उनका काम बंद हो गया तो उनके सामने जीवन के गुजारे के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और वो लोग जो पीसेंट थे और जो बड़े जमींदारों के खेतों में काम कर रहे थे उनकी मजदूरी भी लगातार कम होती जा रही थी, तो उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी सर्वाइवल में। पैपरिज्म होता है कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं ऐसी अवस्था में, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत बहुत जल्दी आप उसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे जिस शब्द को आपने पूछा। भगवान ना करे, हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन अगर हम इसी तरह से चलते रहे और मनमोहन सिंह पे कंसंट्रेट करते रहे तो आने वाला हालात ऐसा ही होगा। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. ऐसे ही हालात बदतर होते जा रहे थे और 1848 का वो साल आ गया जब खाद्यान्न का उत्पादन, अनाज का उत्पादन बहुत कम था और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और पेरिस की जनता जो है वो राजा की सरकार के खिलाफ सड़क पर आ चुकी थी आंदोलन के लिए। Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. Barricades तोड़कर लोग जो हैं वो महल तक पहुंच गए। A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21. National Assembly ने 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया और राइट टू वर्क की गारंटी दी गई। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेट अप। नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई जहां पर की युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम किया जाने लगा कि जिससे उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा सके और वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। ये हमारे इंडिया में भी है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हर साल ट्रेनिंग देता है, 30 दिन की या 60 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद जो मेरिट में आ जाते हैं लोग उनको बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है कम इंटरेस्ट ताकि वो अपना कोई भी व्यापार कर सके। पढ़ाते हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आती है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो जो भी उसको एक्सेप्ट लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो बैंक से संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें। पहले उसको ट्रेनिंग होगी, फिर उसका कोई एग्जाम वगैरह होगा और उसके बाद लोन दिया जाएगा। हालांकि वो लोन 50,000 से लाख रुपए तक का ही होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग भी ऐसे काम की जिसमें कम पैसे में ही आप अपना काम कर सकते। Earlier, in 1845, weavers in Sicilia had led a revolt against contractor who supplied them raw material. इससे 3 साल पहले 1848 का भी हमने इंसिडेंट पढ़ा कि नेशनल असेंबली ने राइट्स दे दिए थे, पुलिस फिलिप के खिलाफ लोग भीड़ चल पड़ी, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, महलों में पहुंच गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कैसे उनको पता चला कि ये करना चाहिए? 1845 में सिसिलिया जगह का नाम है, वहां पर वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कपड़ा बुनने का
उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, लेकिन और वो फिनिश गुड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर वापस ले जाता था और उसके बदले में उनको मजदूरी दी जाती थी, लेकिन वो मजदूरी इतनी नहीं थी कि उससे वो बेचारे अपना गुजारा कर पाते। तो एक दिन भीड़ जो है वो गुस्से में आ गई कि ये हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं और हमें पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती, पूरा परिवार मिलकर काम करता है और इतना भी नहीं मिल पाता कि हम 2 वक्त का खाना भी पूरा कर पाए, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तो उन्होंने फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट करेंगे। इन दीज विलेज, ये एक इंसिडेंस मेंशन किया है एक जर्नलिस्ट जिनका नाम विलियम वॉल्फ है, उन्होंने डिस्क्राइब किया सिसिलिया के एक गांव का इंसिडेंस। इन दीज विलेजेस लगभग 18,000 लोग इन गांवों में रहते हैं जो कि सूती कपड़ा बुनने का काम करते हैं। द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, मजदूरों की स्थिति बहुत 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 दयनीय है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब, क्योंकि काम की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, तो वो कम से कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। On 4th of June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in caravans up to the mansion of their contractor. 4 जून की दोपहर 2 बजे एक बहुत बड़ी बुनकरों की भीड़ इकट्ठा हुई और वो मार्च करते हुए चल पड़े कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ। मेंशन होता है महल, किला या बड़ा सा घर। आप लोग पीछे क्यों देखते हो, क्या छुपा रहे हैं? यहाँ पर क्या खड़े हैं, बैठे नहीं। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड की हाई वेजेस के लिए कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window. जब वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। जब बुरा सलूक किया तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का दिमाग नहीं होता, सारे के सारे घुस गए कॉन्ट्रैक्टर के घर में, उसके घर को तोड़ फोड़ दिया, शीशे फोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, आग लगा दी और जो गोदाम थे उसको लूट लिया। इतना बुरा हाल हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ दूसरे गांव की तरफ भागा, तो उस गांव के लोगों ने भी उसको आश्रय देने से इनकार कर दिया और फिर वो भागकर पुलिस की शरण में गया और 24 घंटे के बाद जो है पुलिस ने आकर हालात को संभाला। उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर अपने गांव तक पहुंचा। The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He turned 24 hours later, having requisitioned the army. Army के साथ 24 घंटे के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर अपने गांव में पहुंचा। In the exchange that followed, 11 weavers were shot. लेकिन जब वो पहुंचा उसके बाद आर्मी ने अटैक किया उसको बचाने के लिए और 11 बुनकरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रिवोल्ट हुआ और आखिरकार उनको फिर अपने अधिकार भी मिल गए। We are living in a very good situations. हम तो बहुत अच्छी परिस्थितियों में जी रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इतना स्ट्रगल किया है। अगर हम अब अगले हफ्ते मिलेंगे, तो नो नीड टू वरी, ये बाकी अगले हफ्ते पढ़ा जाएगा। 6 पार्ट हैं। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रोमांटिसिज्म, भूख, हंगर, हार्डशिप।